हेलो एवरीवन। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो फ्रिंजेस बन रहा था ड्यू टू इंटरफेरेंस, उन फ्रिंजेस के मिड का, जैसे ब्राइट और ब्राइट का कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, डार्क और डार्क के मिड में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ रहा था। तो वो जो गैप अपने पास आ रहा था उस गैप को हम फ्रिंज विड्थ कहते थे। एक बार हम मैथमेटिकल पर डायग्राम दोनों से एक बार समझा भी रहे आप। तो आज उस फ्रिंज विड्थ का हम कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला या ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि वो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में हमने क्या किया था बच्चों, एक यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यूज किया था और इसके जस्ट फ्रंट में यहाँ दो नैरो स्लिट्स, एक S1 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, और एक हम यहाँ S2 ले लेते हैं। दो नैरो स्लिट्स का हमने ये यूज किया था और मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों नैरो स्लिट्स के मिड का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है और ये स्मॉल d जो होता है वो mm के ऑर्डर का होता है, अप्रोक्सीमेट 1 mm के ऑर्डर में होता है। इसके आगे एक स्क्रीन है जिस पर इंटरफेरेंस के पैटर्न को हम प्राप्त करते हैं और इन दोनों के मिड का डिस्टेंस कैपिटल D है और कैपिटल D जो है बच्चों वो ग्रेटर देन होता है स्मॉल d के कंपैरिजन में। कैपिटल D जो होता है वो मीटर के ऑर्डर में होता है, कुछ मीटर के ऑर्डर में होता है। यह जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं और हमें पता है कि सेंटर पॉइंट पर ऑलवेज क्या बनता है, एक फ्रिंज बनता है जो ब्राइट होता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है। हम मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ S1 से कोई लाइट अपने पास में, पहले S2 से ले लेते हैं, चलो S2 से कोई लाइट यहाँ गया है और S1 से यहाँ लाइट गया है और यहाँ P पॉइंट पर किसी फ्रिंज को बना रहा है। अब यहाँ P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है, डार्क फ्रिंज भी यहाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं ब्राइट फ्रिंज से मतलब सेंटर पर तो इन लाइटों को इंसिडेंट करवा कर फ्रिंज विड्थ नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि सेंटर पर तो जो लाइट गिरेगा उसमें पाथ डिफरेंस 0 रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था इसका। तो यहाँ S1 से P पर लाइट जा रहा है और S2 से P पर जो लाइट जा रहा है और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ दोनों के मिड में जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। अब मुझे नहीं पता बच्चों कि इस P पॉइंट पर कौन से नंबर का या कौन सा फ्रिंज बन रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी ये ब्राइट है या डार्क है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये फर्स्ट नंबर का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बस ये पता है कि सेंटर पर ब्राइट आ गया। अब नेक्स्ट ब्राइट कितना है, नेक्स्ट डार्क कौन सा, हमें नहीं पता। हालांकि इसके बाद जस्ट डार्क आना है, लेकिन ये कौन से नंबर का डार्क है नहीं पता। तो कहने का मीन, अभी मैंने इस P पॉइंट पर जहाँ इंटरफेरेंस बन रहा है, चाहे वो फ्रिंज कोई सी भी बन रही है अपने पास में, यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस x मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ क्या करना है, हमने इस S1 से इस S2P वाले पाथ पर एक क्या बना दिया है, नॉर्मल बना दिया है। a कितने एंगल से बना दिया, यहाँ थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल से, ठीक है। यह एक हमने नॉर्मल बना दिया जो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। हमने मान लिया कि थीटा एंगल बना रहा है, यह एक नॉर्मल बना दिया। और ये नॉर्मल इसलिए बनाया है, ये इस तरीके से बनाया है कि बच्चों जो S1P पाथ है, जो S1P पाथ है वो AP पाथ के इक्वल हो गया। जो S1 से लेकर जो P वाला पॉइंट है और S से लेकर P वाला, मतलब ये जो वेव है वो इक्वल हो चुका है। तो एग्जैक्टली जो पाथ का डिफरेंस बचेगा, क्योंकि S1 से जो P पर लाइट जा रहा है और S2 से जो P पर लाइट जा रहा है वो सेम डिस्टेंस या ट्रेवल करके नहीं जा रहा है। S2 से P पर जाने वाला लाइट कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने S1 से इस S2P वाले पाथ पर एक नॉर्मल हमने बना दिया है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस हम निकालते हैं। पहले यहाँ पाथ डिफरेंस डेल्टा, और क्या आएगा बच्चों, ये आएगा S2P माइनस S1P। सो S2P एंड S1P, क्योंकि S1P AP के इक्वल है, तो ये यदि इसके इक्वल है तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, S2A, ठीक है। S2P को क्या लिख रहा हूं, S2A प्लस AP माइनस S1P। अब AP को देख रहे तो AP S1P के ही इक्वल है बच्चों, तो S2A
प्लस S1P माइनस S1P, ये कैंसिल आउट हुआ तो पाथ डिफरेंस इसका S2A आ गया। हम इसको इक्वेशन यहाँ फर्स्ट दे देते हैं। पहले तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे ब्राइट और डार्क की बातें तो हम, ठीक है। अब यहां से मैं सेंटर से मान लेता हूं कि इस P तक यहां से हम कुछ कैलकुलेशन यहां करेंगे, और कैलकुलेशन करने से पहले बच्चों इस एंगल का कैलकुलेशन हमें करना है। इस एंगल का कैलकुलेशन करना है तो इसको एक बार थोड़ा साइड में बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये एंगल मैं साइड में बना रहा हूं, यहां देखिए इसको थोड़ा साइड में बना देते हैं। ये थीटा है, बिल्कुल थीटा है, और इसको चलो बाद में बनाते हैं। ये वाला 90 है आपके पास में, ये वाला 90 है, ठीक है। नॉर्मली यहां से भी बता सकते, यही बड़ा डायग्राम है वैसे तो। मुझे बताइए कि बच्चों ये वाला डायग्राम कितने का होगा, इसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। ये वाला एंगल कितने का होगा, सॉरी ये एंगल कितने का होगा। तो यदि ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 होगा, मतलब ये वाला एंगल यहाँ 90 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल होगा बच्चों 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो सकता है। यदि ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितने का बचेगा बच्चों, थीटा का बचेगा। देखिए ये 90 है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितने का बचेगा, थीटा का रहेगा। तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा का रहा है, और मैं इस पॉइंट को तो बच्चों ओ ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ ओ डैश ले लेता हूं, ठीक है। तो ये एंगल का कैलकुलेशन अपने को पता होना चाहिए। तो एंगल जो हमने यहाँ बनाया है वो थीटा, एक और एंगल बनाया है, और इस ट्राइंगल में कौन से, इन ट्राइंगल ओ डैश पी में आप लीजिए, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, ओ डैश पी, मतलब ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में बच्चों आप tan थीटा निकाल दीजिए, इस वाले में एक बार tan थीटा निकाल दीजिए, ठीक है। फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो tan थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर x आया ये रहा, और बेस क्या है बच्चों, कैपिटल डी है। और इफ tan थीटा बच्चों मिनिमम हो, स्मॉल एंगल हो, इज स्मॉल हो, तो यदि ये स्मॉल होगा तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा का, थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई कैपिटल डी आ गया। हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हम बात करें तो ये थीटा आ चुका है, थीटा का ध्यान रखेंगे, आगे फॉर्मूले में हम यूज भी लेंगे इसको। ये वाला थीटा आ चुका है, आगे हम यूज भी लेंगे इसको। अब हम ये वाला ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल S1 S2 M है, S1 S2 M है। थीटा का फ्रंट साइड जो होता है ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसमें साइन थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ, और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, S2A है, और हाइपोटेन्यूज स्मॉल d है। तो यहाँ थीटा यहाँ मिनिमम स्मॉल है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है। यदि स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा क्यों है, क्योंकि जो भी वेव्स होती है पेरा एक्सेल होती है, पेरा एक्सेल में बनने वाले एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं। रे ऑप्टिक्स में मैंने ये बात बता रखी है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, S2A को बच्चों मैं इक्वेशन पर से डेल्टा लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर हम इसको थर्ड दे दिया है। इस S2A को मैंने डेल्टा पार्ट डिफरेंस लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखो ये थीटा इक्वल कर दिया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखा जाएगा बच्चों, x अपॉन कैपिटल D और डेल्टा अपॉन स्मॉल d। तो यह हमें x चाहिए, तो x क्या आ जाएगा, x को ऐसे लिख रहा हूं, ये कंफ्यूजन नहीं हो, ये पाथ डिफरेंस है और ये कैपिटल D है, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इक्वेशन नंबर हम इसको 4 दे देते हैं। तो जिसको नोट करना है वो तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब हम इसे सोल्व करते हैं। मेरे पास क्या बात आ चुका है, x आ चुका है, ये वो गैप आ चुका है, यानी हमने x निकाल लिया है। क्या निकाला है, डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इक्वेशन नंबर 4 था ये,
हमने वो पॉइंट यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, या आप ये वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। इसके मिड में कितनी ब्राइट है कितनी डार्क है मैं नहीं पता, लेकिन पी पॉइंट से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है एक्स, जिसके मिड में बहुत सारी ब्राइट और बहुत सारी डार्क फ्रिंजेस हो सकती है, उसका डिस्टेंस हमने एक्स यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंज अलग अलग देखते हैं, ब्राइट का कितना रहेगा, डार्क का कितना रहेगा। ब्राइट फ्रिंज के लिए हम फ्रिंज विड्थ देख रहे हैं। अब ब्राइट के लिए देख रहे हैं तो बच्चों जैसे हम बात करें कि कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज देख रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों n नंबर की ब्राइट फ्रिंज है मेरे पास में। और ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा होता है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पाथ डिफरेंस n लैम्डा है। तो मान लो कि बच्चों इस p पॉइंट पर क्या आ रही है, एक n नंबर की n यानी 5th 6th 7 कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो अपने पास क्या बन रहा है, एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रहा है। इससे नीचे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ पी पर ही बन रहा है। तो यहाँ एक्स किसका, नंबर ऑफ एन फ्रिंज का, नंबर ऑफ एन फ्रिंज का जो एक्स, मतलब ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, और नंबर ऑफ फ्रिंज जो ब्राइट है वो एन है। तो एन का ब्राइट ऑफ फ्रिंज का क्या होगा, एक्सन कितना होगा, डेल्टा, और डेल्टा क्या होगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा। इक्वेशन 5। और हमने ये कहा कि ये ब्राइट है, इसके ऊपर एक और ब्राइट बनेगी, हालांकि एक मिनट में डार्क आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर एक और जो ब्राइट बनेगी उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, वो क्या हो गया, एक्स एन प्लस 1, एक ज्यादा है ना। तो 4 क्या निकाल लीजिए, एक्स एन प्लस 1 के लिए क्या लिखा जाएगा, एक्स एन प्लस 1, और यहां देखिए डेल्टा, डेल्टा क्या है, पहले एन लैम्डा था, अब क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और हम यहां देख पा रहे हैं कि हमें कंटिन्यूस दो ऑल्टरनेट जो अपने पास आ रहा है, यहाँ जो ब्राइट फ्रिंजेस था उनका डिस्टेंस हमने सेंटर से निकाल लिया, और दोनों का यदि मैं इंटरवल कर दूं, गैप कर दूं, तो मेरे पास इन दोनों के मिड का क्या आ जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा जो कि फ्रिंज विड्थ होगा। तो यहाँ फ्रिंज विड्थ बीटा डैश क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्सन, सो बीटा डैश इक्वल क्या आएगा, एन प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, देखो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन, एन प्लस 1 माइनस एन, और एन से एन कैंसिल आउट, सो यहाँ बीटा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये इक्वेशन हम इसको 7 दे देते हैं। तो यहाँ जो अपने पास में फ्रिंज विड्थ आया है बच्चों, वो कौन से फ्रिंज के लिए आ चुका है, ब्राइट फ्रिंज के लिए आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए। मैं मान लूं कि बच्चों यदि यहाँ डार्क फ्रिंज बन रहा है, पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बने, यदि यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, और बच्चों डार्क फ्रिंज कब बनेगा, डार्क यानी लाइट नहीं गिरेगा वहां, और डार्क फ्रिंज तब बनेगा जब डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लास्ट क्लास में मैंने इंटरफेरेंस की मैं बता रखा, 2 क्लासें कंटिन्यूस इंटरफेरेंस की चली थी, पहले इंटरफेरेंस में यंगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और आज वही फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन चल रहा है। तो बताइए यहाँ डेल्टा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होता है बच्चों 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। जब हम बात करें नंबर ऑफ फ्रिंज कितना n लिया हमने, नंबर ऑफ फ्रिंज n के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तभी तो डार्क फ्रिंज निकला। तो यहाँ अब एक्शन कितना होगा, देखे बच्चों डेल्टा, पाथ डिफरेंस कितना होगा 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डेल्टा, और ये अलग से रख दिया। इससे एक्स एन प्लस 1 कितना होगा, एन प्लस 1 यानी इससे एक जस्ट आगे वाली डार्क फ्रिंज का टोटल सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। तो इस एन की जगह आप एन प्लस 1 कर दो, और एन की जगह जब एन प्लस 1 कराएंगे तो बच्चों 2n प्लस 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। इक्वेशन इसको 8 दे दीजिए, इसको 9 दे दीजिए, और फ्रिंज विड्थ बीटा डबल डैश आप बना दीजिए। ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2n प्लस 3 लैम्डा कैपिटल डी 2d माइनस 2n प्लस 1
लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। कॉमन को कॉमन ले लीजिए, बीटा डबल डैश क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी 2d कॉमन, यहाँ रहा 2n प्लस 3, यहाँ 2n माइनस 1 रहा। तो देखो 2n से 2n कैंसिल, 3 माइनस 1 2 होगा, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा डबल डैश क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इक्वेशन हम इसको 10 दे देते हैं। अब देखो ये वाला तो बीटा जो आया था, फ्रिंज विड्थ जो आया था वो ब्राइट का था, और ये वाला किसका, डार्क का, और दोनों सेम है, यानी इसमें सेम डिस्टेंस पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनता है, इनका फ्रिंज विड्थ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या पता चला, इक्वेशन 7 एंड 10 से हमें ये पता चला कि दोनों का फ्रिंज विड्थ ऑलवेज सेम आता है, यानी बीटा डैश इक्वल बीटा डबल डैश इक्वल बीटा क्या आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि देखो पहला तो क्या हुआ कि बीटा जो है बच्चों वो लैम्डा के क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब जिस कलर का, जिस लाइट सोर्स से, जो भी लाइट सोर्स है उस लाइट सोर्स का कलर ही आप पर डिपेंड करवाता है बीटा कितना बड़ा या छोटा बनेगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर का बीटा ज्यादा होगा, और वोयलेट का सबसे कम होता है। ठीक है। सेकंड, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैपिटल डी है, मतलब इन कोहेरेंट सोर्सेज से इस स्क्रीन का डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा फ्रिंज विड्थ आपके पास उतना ही, यानी आपके पास में डार्कनेस और ब्राइटनेस का जो शेप होगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। थर्ड, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, स्मॉल डी आ रहा है, मतलब इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के मिड का डिस्टेंस जितना लेस होगा उतना ही ज्यादा अपने पास क्या बनना है, फ्रिंजेस का शेप बनना है। फोर्थ पॉइंट यदि हम बात करें तो बच्चों ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। फ्रिंज विड्थ का जो साइज होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मान लो इस पूरे सिस्टम को, पूरे अपरेटस को आपने एक मीडियम में डुबा दिया है, पूरे को मीडियम में आपने डुबा दिया है, मीडियम में आप कर रहे हो, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होगा वो इस फ्रिंज विड्थ का 1 अपॉन म्यू टाइम हो जाएगा, यानी लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू 1 अपॉन म्यू, यानी मीडियम म्यू ज्यादा रहेगा तो बीटा कम हो जाएगा, यानी मीडियम की प्रेजेंस में यहाँ कम हो रहा है। जितना ज्यादा आप डेंसर मीडियम लेंगे बीटा उतना ही कम होना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मीडियम की प्रेजेंस में आप किस पूरे अपरेटस को हम यदि किसी मीडियम में डिप कर देते हैं तो अपने पास में जो टोटल फ्रिंज विड्थ रहेगा वो इस फ्रिंज विड्थ का, जो एयर का फ्रिंज विड्थ है उसका 1 अपॉन म्यू टाइम हो जाता है। बताओ यहाँ तक बात समझ में? अब कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हम यहाँ देखते हैं। कई बार एंगुलर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, जैसे मान लो कि ये बीटा आपके पास है और ये nth नंबर की फ्रिंज है, और ये मान लेता हूं कि बच्चों ब्राइट फ्रिंज है। तो यदि ये ब्राइट फ्रिंज आपके पास है तो थीटा आपने क्या पढ़ा था बच्चों? थीटा जो अपने पास आया था वो आया था डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया था। ठीक है। यदि ब्राइट फ्रिंज बने फॉर बच्चों, ब्राइट फ्रिंज यदि बने, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज आएगा, क्या बताने वाला हो देखना। यदि ब्राइट फ्रिंज बने तो ये n नंबर की फ्रिंज के लिए n लैम्डा हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा, और यहाँ से थीटा देखो कितना है, थीटा यानी एंगल, एंगल यानी ये x n नंबर का है तो x n हो गया, डिवाइडेड बाय बेस यानी आर्क वाई रेडियस कैपिटल डी। तो कई बार हमसे क्या पूछता है बच्चों, ये x पूछ लेता है और ये सारी चीजें दी हुई होती है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि यही बात अपने पास में कंस्ट्रक्टिव के लिए हो, सॉरी यही बात अपने पास डार्क फ्रिंज के लिए हो, ठीक है, डार्क फ्रिंज होगा तो थीटा कितना रहेगा, वही फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन पाथ डिफरेंस रहेगा
2n+1 माइनस भी आ जाता है बच्चों, यहाँ दोनों सेम में, ठीक है, दोनों में चलता है। और ये λ/2 कैपिटल dy स्मॉल d, और ये किसका इक्वल आएगा, वही xn/D के। तो यदि एंगल की फॉर्म में दिया जाए तो आप थीटा, जैसे हमने थीटा पढ़ा λ/D/स्मॉल d, तो थीटा की जगह यहाँ हम क्या रख सकते हैं, ये आर को क्या एक तरीके से, और ये क्या होगा बेस, क्योंकि हम tan थीटा निकाले थे, sin थीटा निकाला था हमने। तो यहाँ आप एंगुलर फॉर्म में भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इजीली मैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।